हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 5 मार्च 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली न्यूज़ है कि रिश्वत लेकर सदन में वोट देने वालों को मुकदमे से छूट नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने 1998 के झामुमो रिश्वत कांड मामले में 5 जजों के फैसले को पलट दिया है। देखिए, रिश्वत लेकर सदन में वोट देने वाले अब संसदीय विशेषाधिकार की आड़ लेकर बच नहीं पाएंगे। ऐसे सांसदों विधायकों को विशेषाधिकार का कवच नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने 5 सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा 1998 में पीवी नरसिम्हा राव मामले यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड में दिए गए फैसले को पलट दिया है। अदालत ने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि रिश्वत लेकर सदन में वोट करने या भाषण देने पर आपराधिक मुकदमे से छूट नहीं दी जा सकती है। यह फैसला चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस S बोपन्ना, जस्टिस MS सुरेंद्र, जस्टिस PS नरसिम्हा, जस्टिस JB पांडीवाला, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस मनोज मिश्रा की 7 सदस्यीय पीठ ने सोमवार को सर्वसम्मति से सुनाया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि रिश्वत लेने का अपराध उसी पल हो जाता है जब सांसद विधायक रिश्वत लेता है या लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वह वोट देता है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी रिश्वत लेकर कोई उम्मीदवार के लिए वोट डालता है या किसी पार्टी या सरकार का समर्थन करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। केंद्र सरकार ने भी दलील दी थी कि भ्रष्टाचार में किसी को विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक सीता सोरेन पर आरोप है कि 2012 में राज्यसभा चुनाव में वोट देने के लिए उन्होंने रिश्वत ली थी। हालांकि वोट अपने दल को ही दिया था। इस मामले में सीता सोरेन के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ है, विपक्ष के हमले पर बोले मोदी, मेरा भारत मेरा परिवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवार नहीं होने को लेकर विपक्ष के तंज पर पलटवार करते हुए सोमवार को कहा कि 140 करोड़ भारतीय मेरा परिवार है। प्रधानमंत्री ने कहा, मेरा भारत मेरा परिवार है। मेरी जिंदगी एक खुली किताब की तरह है और देश के लोग इसके बारे में जानते हैं। परिवारवादी पार्टियों पर हमला करते हुए पीएम ने कहा कि उनके अलग अलग चेहरे हो सकते हैं, लेकिन झूठ और लूट उनका सामान्य चरित्र है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने रविवार को पटना में विपक्ष की रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष किया था। उन्होंने कहा था, अगर नरेंद्र मोदी के पास अपना परिवार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। वह राम मंदिर के बारे में डींगे मारते रहते हैं। वह सच्चे हिंदू भी नहीं हैं। हिंदू परंपरा में बेटे को अपने माता पिता के निधन पर अपना सिर और दाढ़ी मुड़वाना चाहिए। जब मोदी की मां की मृत्यु हुई थी तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। आदिलाबाद में जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने लालू के आरोपों पर कहा कि उनकी प्रतिबद्धता देश के लोगों के प्रति है। उन्होंने लोगों की सेवा करने का सपना लेकर कम उम्र में घर छोड़ दिया था। मोदी ने कहा कि उन्होंने एक सेवक के रूप में खुद को लोक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी यानी कि गठबंधन, जो विपक्ष का गठबंधन बना है, वे नेता जो हैं वो बौखलाते जा रहे हैं। अब वे 2024 के चुनाव के लिए अपनी असली घोषणा पत्र लेकर आए हैं। जब मैंने उनके परिवार पर सवाल किया तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। उन्होंने कहा कि जब वह देर रात तक काम करते हैं और खबरें फैलती हैं तो लाखों देशवासी उन्हें लिखते हैं कि इतना काम ना करें बल्कि थोड़ा आराम करें। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, बजट में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा की गई है। तो इसमें दिल्ली में महिलाओं को मिलेगा प्रति माह 1,000 रुपये। सरकार का दावा, राम राज्य की परिकल्पना, बजट में हर जन का ध्यान। दिल्ली सरकार ने पेश किया 76,000 करोड़ रुपए का बजट। अब देखिए, विभागों को आवंटन जो किया गया है उसमें एक नज़र डाल लेते हैं कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। शिक्षा के लिए 16,396 करोड़, स्वास्थ्य के लिए 8,685 करोड़, परिवहन के लिए 7,470 करोड़, आवास एवं शहरी विकास क्षेत्र की योजनाओं के लिए 9,800 करोड़, बिजली के लिए 3,353, समाज कल्याण विभाग के लिए 6,694 करोड़, पोषण संबंधी
योजनाओं के लिए 664 करोड़ रुपए, विधि और न्याय के लिए 3098 करोड़ रुपए, दिल्ली जल बोर्ड के लिए 7195 करोड़ रुपए, तीर्थ यात्रा योजना के लिए 80 करोड़ रुपए और दिल्ली मेट्रो के लिए 500 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। इसमें कुछ और विशेषताएं हैं, जैसे कि सरकार ने जो 2024-25 का बजट पेश किया है वो 76,000 करोड़ रुपए का है। योजनाओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं का जो बजट है वो 39,000 करोड़ रुपए का है। स्थापना बजट 37,000 करोड़ रुपए का है। राजस्व बजट 60,910 करोड़ रुपए का है। पूंजी बजट 15,089 करोड़ रुपए का है और 2023-24 के संशोधित अनुमान 74,900 करोड़ रुपए से इस साल बजट 1.47% से अधिक है। देखिए क्या है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का प्रावधान। देखिए बजट में प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा की गई है, जिसके तहत 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये मिलेंगे। यह सम्मान राशि उन्हीं को मिलेगी जिनके पास दिल्ली का आधार और मतदाता पहचान पत्र होगा। सरकारी नौकरी, पेंशन और आयकर के दायरे में शामिल महिलाएं इस सुविधा से बाहर रहेंगी। विश्वविद्यालयों में बिजनेस ब्लास्टर्स योजना। बिजनेस ब्लास्टर्स योजना स्कूलों के बाद विश्वविद्यालयों और ITI में लागू की जाएगी। इस बार भी सरकार ने शिक्षा को कुल बजट में सबसे अधिक हिस्सा दिया है, जो पिछले बजट से 1% बढ़ाकर 22% हो गया है। कुल बजट राशि कम होने से पिछले साल के 16,575 करोड़ रुपए की तुलना में 16,396 करोड़ रुपए रह गया है। तो ये बजट की प्रमुख बातें थीं। और उसके बाद आते हैं, मांडविया ने किया आयुष्मान ICMR उन्नत केंद्र का शुभारंभ। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने एम्स में एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए आयुष ICMR उन्नत केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के बीच अन्य बड़ी संयुक्त पहल भी की है, घोषणा की है, जिसमें खून की कमी यानी कि एनीमिया पर बहुकेंद्रीय नैदानिक परीक्षण और आयुष स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों का शुभारंभ शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस अवसर पर राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के 27वें दीक्षा समारोह और आयुर्वेदों अमृत नाम पर 29वें राष्ट्रीय सेमिनार का भी उद्घाटन किया है। केंद्रीय मंत्री मांडविया ने सोमवार को आयुष ICMR के लॉन्च के अवसर पर बताया कि विभिन्न चरणों में दिल्ली के बाद जोधपुर, नागपुर और ऋषिकेश में 3 और एम्स खोले जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है, सैन्य साजो सामान मामले में आयात पर निर्भर नहीं रह सकता है भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि भारत जैसा विशाल देश सैन्य साजो सामान के आयात पर निर्भर नहीं रह सकता है, क्योंकि ऐसी निर्भरता उसकी रणनीतिक स्वायत्तता के लिए घातक हो सकती है। रक्षा मंत्री ने मानेकशॉ सेंटर में डेफेक्नेक्ट 2024 के उद्घाटन के बाद लोगों को संबोधित करते हुए दावा किया कि रक्षा आयात पर निर्भरता के कारण भारत को अतीत में मुश्किल समय में परेशानी का सामना करना पड़ा था। रक्षा मंत्री ने कहा कि घरेलू रक्षा उत्पाद का वार्षिक आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड आंकड़े को पार कर गया है। 2024 के आसपास लगभग 44,000 करोड़ रुपए था। यह लगातार बढ़ रहा है। हम रणनीतिक स्वायत्तता तभी बरकरार रख पाएंगे जब हथियार और साजो सामान हमारे देश में हमारे अपने लोगों द्वारा बनाए जाएंगे। हमने इस दिशा में काम किया है और हमें सकारात्मक परिणाम भी दिखे हैं। SBI ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए मांगा 30 जून तक का समय। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को देने के लिए 30 जून तक का समय देने का अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड योजना रद्द करने के फैसले में SBI को निर्देश दिया था कि वह जारी किए गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च तक चुनाव आयोग को दे दे और साथ ही चुनाव आयोग से कहा था कि वह 13 मार्च को जानकारी वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दे। अब SBI ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने को कृत संकल्प है, लेकिन तय समय के भीतर आदेश के पालन में कुछ व्यवहारिक दिक्कतें आ रही हैं।
नेक्स्ट न्यूज़ है, बिहार में सरकारी स्कूलों की खराब स्थिति पर राज्य सरकार से जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका पर बिहार सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में राज्य के सरकारी स्कूलों की खराब स्थिति का आरोप लगाया गया है और बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। कोर्ट ने गैर सरकारी संगठन सोशल जूरिस्ट द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी की है। एनजीओ ने गत 19 जनवरी के पटना हाईकोर्ट के आदेश के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि सरकार राज्य में प्राथमिक स्तर की शिक्षा में सुधार के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। याची की रिपोर्ट के आधार पर निर्देश देने का विचार नहीं किया जा सकता है। आज से शुरू होगा नौसेना कमांडरों का सम्मेलन। नौसेना के कमांडरों का सम्मेलन मंगलवार से शुरू हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नौसेना के शीर्ष कमांडर मंगलवार को अरब सागर में नौसेना के 2 विमानवाहक पोतों में से एक विमानवाहक पोत पर होने वाले सम्मेलन में भारत की समुद्री सुरक्षा चुनौतियों की समीक्षा करेंगे। अधिकारियों ने कहा कि द्विवार्षिक नौसेना कमांडरों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में रक्षा मंत्री दोनों विमानवाहक पोतों की क्षमता को देखने के लिए समुद्र में उतरेंगे। ट्विन कैरियर ऑपरेशंस में विमानवाहक आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य युद्ध क्षमता को प्रदर्शित करेंगे। 3 दिवसीय सम्मेलन के दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी नौसेना कमांडरों के साथ कई मुद्दों पर संवाद करेंगे। केंद्रीय मंत्रियों से मिले गूगल और स्टार्टअप कंपनियों के प्रतिनिधि। गूगल और उन स्टार्टअप कंपनियों के प्रतिनिधियों ने विवाद सुलझाने के लिए सोमवार को केंद्रीय मंत्रियों के साथ कई बैठकें की, जिनके ऐप को गूगल ने प्ले स्टोर से हटा दिया है। कई बैठकों के बावजूद कोई समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा है। स्टार्टअप कंपनियों और गूगल के बीच शुल्क के भुगतान को लेकर विवाद है। भारतीय स्टार्टअप कंपनियों ने गूगल पर अपने दबदबे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। वहीं गूगल का कहना है कि कई कंपनियां उसके बिलिंग मानदंडों का उल्लंघन कर रही हैं। स्टार्टअप कंपनियों ने केंद्रीय आईटी और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव और आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के साथ अलग अलग बैठकों में अपनी चिंताएं उठाई हैं और सरकार से समर्थन मांगा है। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने बैठक के बारे में विवरण साझा करने से इनकार कर दिया है। शिक्षा भारतीय संस्कृति में पवित्र लेकिन अब पहुंच से बाहर। हाईकोर्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट का कहना है कि यह राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि हर एक को समान रूप से शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करे। भारतीय संस्कृति में शिक्षा को बेहद पवित्र माना जाता है, लेकिन अब यह सबकी पहुंच से बाहर हो चुका है। जस्टिस एएस चंदूकर और जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने यह टिप्पणी महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले को खारिज करने से इनकार करते हुए की, जिसके तहत पुणे में 2 संगठनों को शैक्षणिक संस्थान बनाने की इजाज़त दी गई है। हाई कोर्ट ने 21 फरवरी के अपने आदेश में कहा कि अदालत शिक्षा नीति में निपुण नहीं है। इसके चयन के लिए राज्य सरकार ही सर्वश्रेष्ठ अथॉरिटी है, उसके पास ही चयन का विवेकाधीन अधिकार है। हाई कोर्ट ने कहा कि पुणे को दशकों से पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। यहाँ केवल पूरे भारत से ही नहीं बल्कि अन्य देशों से भी छात्र पढ़ने आते हैं, इसलिए पुणे में शैक्षणिक संस्थानों का हब है। समय के साथ शहर का काफी विकास हुआ है। साइबर फ्रॉड की DIP और चक्षु प्लेटफॉर्म पर करें शिकायत। अगर आप सेक्सटॉर्शन से के जाल में फंस गए हैं या फिर आपको इंटरनेट मीडिया पर लाइक कर पैसा कमाने का कोई झांसा दे रहा है तो व्हाट्सएप के जरिए इस प्रकार का मैसेज कर रहा है तो तुरंत संचार मंत्रालय के डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म यानी कि DIP या चक्षु प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करें। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को संचार साथी पोर्टल पर इन दोनों ही प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। अगर आपके साथ कोई साइबर अपराध या फ्रॉड हो गया है उसे DIP पर रिपोर्ट करें और अगर कोई ऐसा फ़ोन आ रहा है जिससे आपको साइबर फ्रॉड या अपराध होने की आशंका है तो चक्षु प्लेटफॉर्म पर उसकी रिपोर्ट करें। यूजर्स के रिपोर्ट करते ही पुलिस, बैंक जैसी एजेंसियां सक्रिय हो जाएंगी और कुछ घंटों में कार्रवाई की जा सकेगी। चक्षु प्लेटफॉर्म पर किसी नंबर से फ्रॉड होने की आशंका की जानकारी देने पर उसकी पूरी पड़ताल के बाद ही उस नंबर को ब्लॉक किया जाएगा। शिकायतकर्ता की कोई जानकारी किसी से साझा
नहीं की जाएगी। साइबर अपराध या जालसाजी रोकने के लिए 9 माह पहले संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल पर कई शिकायतें भी मिली थी और मदद भी की गई थी। 59 लाख कनेक्शन अब तक काटे जा चुके हैं। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज पर पहला आर्टिकल है कि आंतरिक संकट की अनदेखी के दुष्परिणाम। गुटबाजी कांग्रेस के राजनीतिक चरित्र का हिस्सा रही है, पर आला कमान और वरिष्ठ प्रादेशिक नेताओं के बीच आज जैसी संवेदनहीनता कभी नहीं रही है। इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है। आर्टिकल लिखा है वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषज्ञ राजकुमार सिंह द्वारा। हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया द्वारा कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने से राज्य में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार को तत्कालीन तौर पर जीवन दान मिल गया है। सरकार को संकट से उबारने के लिए कांग्रेस आलाकमान के रवैये की प्रशंसा की जा सकती है, लेकिन सवाल यह भी है कि ऐसी स्थिति निर्मित कैसे हुई। यदि वहाँ के हालात पर पहले से मंथन किया गया होता तो आवश्यक वोट होने के बावजूद राज्यसभा की सीट हारने की फजीहत नहीं होती। 2022 के विधानसभा चुनाव में 40 सीटें जीतकर कांग्रेस ने सुविधाजनक बहुमत हासिल किया और भाजपा 25 सीटों पर सिमट गई थी। हालांकि दोनों को मिले वोटों में 1% का ही अंतर रहा है। ऐसे बहुमत के बावजूद मुख्यमंत्री चयन के लिए जैसी रस्साकसी हुई वह कांग्रेस में गुटबाजी का स्पष्ट संकेत देता है। यह कोई दबी छिपी बात नहीं है कि हिमाचल में कांग्रेस की राजनीति दशकों तक वीरभद्र सिंह के इर्द गिर्द घूमती रही है। पीवी नरसिम्हा राव के करीबी समझे गए वीरभद्र के गांधी परिवार से रिश्ते सहज नहीं रहे, लेकिन उनके बिना हिमाचल में कांग्रेस सरकार की कल्पना भी तब मुश्किल नजर आती थी। वीरभद्र सिंह के निधन के बाद पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिलते ही आलाकमान ने पार्टी को उनके परिवार के कब्जे से निकालने की रणनीति बना ली। वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, मंडी से लोकसभा सदस्य भी हैं। प्रतिभा मुख्यमंत्री बनना चाहती थी क्योंकि बेटा विक्रमादित्य ज्यादा अनुभवी नहीं है, मगर आलाकमान उनके विरोधी और उनके विश्वस्त सुखविंदर सिंह की ताजपोशी में सफल रहा। संतुलन की कवायद में मुकेश अग्निहोत्री को उप मुख्यमंत्री और विक्रमादित्य को मंत्री बनाया गया, लेकिन गुटबाजी पनपती रही। संकट मोचर बनाकर भेजे गए पर्यवेक्षक भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिव कुमार ने सब कुछ ठीक होने का दावा किया, लेकिन उस पर भरोसा आसान नहीं है। एक तो जिन विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया है वे प्रतिभा गुट के हैं। 2000 में समर्थक विधायकों समेत ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने से मध्य प्रदेश में जिन कमलनाथ की सरकार गिर गई थी, वह पिछले महीने जब भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बीच समर्थक विधायकों समेत दिल्ली पहुंच गए थे, तब कांग्रेस जागी। कमलनाथ को कभी इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा कहा जाता था, तो सिंधिया की गिनती राहुल प्रियंका के करीबियों में होती थी। राहुल प्रियंका के करीब काफ़ी माने जाते थे। अगर गांधी परिवार के इतनी करीबियों से संपर्क संवाद का यह हाल है तो बाकी कांग्रेस नेताओं की परिकल्पना की जा सकती है। ऐसा लगता है कि अगर अहमद पटेल के निधन के बाद कांग्रेस में कोई राजनीतिक प्रबंधन व्यवस्था नहीं रह गई है, अगर है भी तो वह प्रभावी क्यों नहीं दिखाई दे रही है। जाहिर है कि ये मठाधीश अपने परिजनों एवं करीबियों के अलावा किसी और नेता को पनपने नहीं देते हैं। परिणाम स्वरूप आलाकमान की उन पर निर्भरता लगातार बढ़ती जाती है। यह स्थिति कांग्रेस संगठन की तो हर राज्य में होती जा रही है यही स्थिति। दूसरी ओर भाजपा है जो शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह सरीखे क्षेत्रों को बदलने में संकोच नहीं करती है। उसका आलाकमान अपने दल ही नहीं दूसरे दलों के नेताओं से मुलाकात के लिए सहज उपलब्ध रहता है। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दिखा रहा है भाजपा का लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है 2024 का, उसको लेकर। नेक्स्ट आर्टिकल है कि गेहूं धान के दुष्चक्र से निकले किसान। पंजाब आदि राज्य सरकारें गेहूं धान की खेती को प्रोत्साहन देकर देश में असंतुलित कृषि को बढ़ावा दे रही हैं। इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है एमएसएमई मंत्रालय के निर्यात संवर्धन एवं विश्व व्यापार संगठन प्रभाग के अधिकारी रमेश कुमार दुबे द्वारा। किसान आंदोलन का अंत कब होगा ये किसी को नहीं पता है और ये समय बताएगा, लेकिन अभी इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस आंदोलन ने खेती किसानी की बदहाली और किसानों के नाम पर की जाने वाली राजनीति को उजागर करने का काम किया है। कांग्रेस आज कह रही है कि यदि वह सत्ता में आती है तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य
पर सरकारी खरीद की गारंटी देगी। ध्यान रहे कि 2004 से 14 के बीच केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में सप्रंग की सरकार थी। उसने एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया था। आयोग ने 2004 से 2006 के बीच 5 सिफारिशें की थी, जिसमें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें सबसे अहम सिफारिश थी कि सरकार किसानों से उनकी फसलों को लागत मूल्य से 1.5 गुना अधिक कीमत देकर खरीदे। आयोग ने इसके साथ साथ भूमि सुधार, सिंचाई, खाद्य सुरक्षा, कृषि बाजार के उदारीकरण और किसानों के ऋण एवं बीमा की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की सिफारिश की थी, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उनकी सिफारिशों को अव्यावहारिक बताते हुए लागू करने से इनकार कर दिया था। पंजाब में गेहूं, धान जैसे पानी की अधिक खपत वाली फसलों को बढ़ावा देने से जल स्तर घटता जा रहा है। 2018 में प्रकाशित पंजाब सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 79% इलाकों में भूजल अतिदोहन की दृष्टि में आ चुका है और यहां 2039 तक भूजल खत्म हो जाएगा। 2020 में केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा पंजाब में भूजल के ब्लॉकवार सर्वे में भी खतरनाक संकेत मिले हैं। विडंबना यही है कि पंजाब के संकट से सबक सीखने के बजाय दूसरे राज्य बोनस देकर गेहूं, धान की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। इसे भी विडंबना ही कहा जाएगा कि देश में अनाज ग्रामीण क्षेत्रों में पैदा होता है, लेकिन उसका भंडारण शहरी क्षेत्रों में होता है। फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण किए जाने के लिए इसका देशव्यापी परिवहन किया जाता है। इससे न केवल ढुलाई लागत बढ़ती है बल्कि अनाज की बर्बादी भी होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना शुरू कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, फसलों के नुकसान को कम करने के साथ साथ फसलों की खरीद बिक्री का विकेंद्र तंत्र स्थापित करना है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, जो है बिजनेस पेज से। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है कि G20 में सबसे तेज रहेगी भारत की विकास दर। देखिए, उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करती भारतीय इकोनॉमी की रफ्तार को देखकर अब अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी भी अपना सुर बदलने लगी हैं। प्रमुख रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने कहा है कि वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक विकास दर 6.8% रहेगी। मूडीज़ ने स्वीकार किया है कि भारतीय आर्थिकी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। इस आधार पर भारत की विकास दर दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक संपन्न देशों के संगठन G20 में सबसे ज़्यादा रहने की संभावना जताई जा रही है। मूडीज़ की यह रिपोर्ट भारत सरकार की तरफ से जारी आर्थिक अनुमानों के एक हफ्ते के भीतर आई है। मूडीज़ ने पहले भारत की विकास दर के अनुमान को 6.1% पर रखा था। खास बात यह है कि हाल के वर्षों में इस रेटिंग एजेंसी ने किसी अन्य देश की विकास दर के अनुमान में ऊपर की तरफ इतना ज़्यादा संशोधन नहीं किया है। मूडीज़ की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है और यह उम्मीद से ज़्यादा मजबूत है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि टाटा मोटर्स करेगी वाणिज्य और यात्री वाहन कारोबार का बंटवारा। टाटा मोटर्स ने सोमवार को अपने वाणिज्यिक एवं यात्री वाहन कारोबार का अलग अलग सूचीबद्ध कंपनी के तौर पर बंटवारा करने की घोषणा की है। विकास के बेहतर अवसरों के लिए कंपनी यह फैसला कर रही है। इससे संबंधित निवेश एक कंपनी में शामिल होगा। इलेक्ट्रिक वाहन जगुआर, लैंड रोवर समेत यात्री वाहन और इससे संबंधित निवेश दूसरी कंपनी में शामिल किया जाएगा। कंपनी के बोर्ड ने बंटवारे को मंजूरी दे दी है। टाटा मोटर्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने कहा कि कंपनी ने पिछले कुछ वर्षों में मजबूत बदलाव की पटकथा लिखी है। उन्होंने कहा कि तीनों ऑटोमोटिव कारोबारी इकाइयां अब स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही हैं और लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। नेक्स्ट है कि आरबीआई ने आईआईएफएल के गोल्ड लोन वितरण पर रोक लगा दी है। आरबीआई ने सोमवार को आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड की ओर से तुरंत प्रभाव से गोल्ड लोन वितरण करने पर रोक लगा दिया है। पर्यवेक्षी चिंताएं और सोने की शुद्धता परखने व प्रमाणित करने में गंभीर अनियमितता को देखते हुए आरबीआई ने यह कदम उठाया है। आईआईएफएल फाइनेंस सोना व अन्य संपत्ति गिरवी रखकर लोन देती है। यह आदेश केवल गोल्ड लोन कारोबार पर प्रभावी होगा। अब गोदामों में रखे उत्पादों पर लोन ले सकेंगे किसान अब पंजीकृत गोदामों में रखे अपने उत्पादों पर लोन ले सकेंगे। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय के मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को ऐसे लोन की सुविधा देने वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को आकर्षण
बनाने में मदद मिलेगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म ई किसान उपज निधि लॉन्च करते समय केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वेयरिंग हाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास पंजीकृत गोदामों में रखे उत्पादों पर किसानों को बैंकों से कर्ज की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि किसानों को बिना कुछ गिरवी रखे 7% की ब्याज पर आसानी से लोन मिल सकेगा। अब आते हैं इंटरनेशनल पेज पर। इंटरनेशनल पेज पर पहली न्यूज़ है, शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है और प्रचंड ने नेपाली कांग्रेस से तोड़ा गठबंधन, अब ओली के साथ। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। चुनावी प्रक्रिया पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त की टिप्पणी अनुचित। भारत ने सोमवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र के सीट्स मानवाधिकार द्वारा देश की चुनावी प्रक्रिया को लेकर की गई टिप्पणी अनुचित है और निराधार है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची ने कहा है कि नई दिल्ली देश के आगामी आम चुनावों के बारे में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायोग वोल्कर तुर्क की टिप्पणियों से भारत पूरी तरह से वाकिफ है। चलिए, तो ये आज का 5 मार्च 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।